हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9वीं का पाठ तीसरा बाह्य प्रक्रियाएं भाग 1। स्टूडेंट्स, इसके पहले भूगोल के मैंने 2 पार्ट के वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। उन वीडियो को लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। इसके पहले वाला पार्ट स्टूडेंट्स हमने देखा था आंतरिक हलचलें। तो आंतरिक हलचलों से भी बहुत सारे ग्रुप तैयार होते हैं। देखा था ना कि बहुत सारे ग्रुप तैयार हुए थे, जैसे महाद्वीप हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए। ये सारी चीज़ें किस की वजह से तैयार होते हैं? आंतरिक हलचलों की वजह से। आंतरिक हलचलों से भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आपदाएं होती है और उसकी उसकी वजह से महाद्वीप, पठार या बोल सकते हैं महासागर, समुद्री सारी चीज़ें निर्माण होती है। लेकिन आज की इस वीडियो हमको देखना है कि बाहर जो प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, पृथ्वी के बाहर से जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं से कौन कौन से द्वीप या कौन कौन से भूभाग पृथ्वी पर तैयार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाह्य प्रक्रिया करने के लिए कौन कौन काम आएगा? जैसे भौतिक अपक्षय होता है, ठीक है। भौतिक अपक्षय जैसे तापमान की वजह से, पानी की वजह से, समझ में आ रहा है? तापमान की वजह से हो गया, पानी की वजह से हो गया, इनकी वजह से जो ग्रुप तैयार होंगे उनको हम लोग बोलेंगे भौतिक अपक्षय। ठीक है। रासायनिक अपक्षय किसे कहा जाएगा स्टूडेंट्स? जैसे द्रवीकरण हो गया, कार्बन। कार्बन क्या है? रासायनिक पदार्थ है। कार्बन मतलब किसी जगह पर कार्बन ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो रासायनिक पद्धति से अपक्षय होगा। ठीक है। अपक्षय का बाद में बताता हूं मैं क्या होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? फिर जैविक घटकों के द्वारा भी चट्टानें तैयार होती है, बहुत सारे ग्रुप तैयार होती हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर छोटी छोटी चींटियां आ जाएंगी, चूहे आ जाएंगे। ठीक है, ये लोग भी क्या करते हैं? अलग अलग ग्रुप तैयार करने के लिए मदद करते हैं। तो यहाँ पर बाह्य प्रक्रिया भाग 1 में हमको देखना है अलग अलग ग्रुपों की निर्मिति कैसे होती है। तो ग्रुप की निर्मिति 3 प्रकार से होती है। पहला प्रकार हमको देखना है भौतिक अपक्षय, ठीक है, भौतिक। दूसरा हमको देखना है रासायनिक अपक्षय, ठीक है। तीसरा हमको देखना है जैविक अपक्षय। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पर मैं अपक्षय कब से बोल रहा हूँ तो पहले समझेंगे अपक्षय क्या होता है। ठीक है, और इस वीडियो में सिर्फ हम लोग भौतिक अपक्षय के बारे में बात करेंगे, मतलब वे सभी ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो भौतिक अपक्षय की वजह से हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पहली लाइन में लिखा हुआ है आंतरिक हलचलों से विभिन्न ग्रुप निर्मित होते। सही बात है। आंतरिक हलचलों, जैसे दूसरा वाला पार्ट आपने पढ़ा उसके अंदर देखा था आंतरिक हलचलों की वजह से अलग अलग ग्रुप तैयार हुए थे, जैसे महाद्वीप हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गए। यहाँ तक कि समुद्र भी किसकी वजह से निर्मित होते हैं? आंतरिक हलचलों की वजह से निर्मित होते हैं। विपृष्ठ पर अनेक प्रक्रियाओं के कारण ग्रुप निर्मित होते हैं और निरंतर अपक्षरण होता रहता है। अपक्षरण होना मतलब किसी चीज का स्टूडेंट्स खराब होना, किसी चीज का क्या करना? खराब होना। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपको एक चट्टान दिख रहा है, ये चट्टान क्या होगा? खराब हो रहा है, इसका अपक्षरण हो रहा है, इसका क्षरण हो रहा है। ठीक है ना, तो अपक्षरण मतलब किसी चीज का खराब होना है, किसी चीज का सड़ना, गलना, इस तरह से हम लोग उसका कर सकते हैं। इस पार्ट में हम बाह्य प्रक्रियाओं का और उससे तैयार होने वाले ग्रुपों का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम लोग बाह्य प्रक्रियाओं से क्या क्या ग्रुप तैयार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले। पार्ट दूसरे में हमने देखा था आंतरिक हलचलों से महाद्वीप, पठार, पर्वत, ये सारी चीजें निर्माण हुई थी। लेकिन इस पार्ट में हम लोग देखने वाले कि बाह्य प्रक्रियाओं द्वारा कौन कौन से ग्रुप तैयार होते हैं। ठीक है, और बाहर से कौन कौन सी प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स? तो सौर ऊर्जा बाहर जो होती है पृथ्वी के बाहर, उप सौर ऊर्जा, पृथ्वी गुरुत्व बल और अलग अलग पदार्थों की गतिज ऊर्जा, जैसे हवा की गतिज ऊर्जा हो गई, पानी की गतिज ऊर्जा हो गई। गतिज ऊर्जा मतलब किसी पदार्थ, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, हवा एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, क्यों बह रही है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? गतिज ऊर्जा है। अब एक गतिज ऊर्जा हवा बह रही है, जब ये किसी चट्टान से रोज टकराएगी तो चट्टान क्या होगी? धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। मतलब वहां पर चट्टान का क्या होने लग जाएगा? अपक्षरण होने लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, आंतरिक हलचलों से पृथ्वी पर निर्मित होने वाले ग्रुप प्राथमिक, द्वितीय ग्रुप के रूप में पहचाने जाते हैं। जो आंतरिक हलचलों से जो ग्रुप तैयार होते हैं उन ग्रुपों को आंतरिक ग्रुप और आंतरिक ग्रुप और द्वितीय ग्रुप के रूप में जाना जाता है। जैसे महाद्वीप हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए और मैदान, ये सब क्या हो जाएंगे? आंतरिक हलचलों द्वारा निर्माण हुए ग्रुप है। बाह्य प्रक्रियाओं से अपक्षय, क्षरण और वहन। अपक्षय मतलब किसी चीज का खराब होना, क्षरण मतलब भी दोनों चीज एक ही हो सकती है। वहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहना, जैसे पानी क्या होता है? वहन होता है। ठीक है, अगर पानी कहीं रोज बहते रहता तो वहां के आसपास का जो चट्टान होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे उसका क्या होता है? अपक्षरण होता है। ठीक है, पानी का बहना। निक्षेपण जैसे आपको मालूम है कि नदी में, अगर समुद्र में देखो या नदी में देखो, जब लहर आती है तो लहर अपने साथ क्या करती है? बहुत सारी गंदगी बहा कर आती है, जिसको क्या करती है? वो किनारे पर छोड़ देती है। अगर यही प्रक्रिया रोज करती रहे तो जितनी भी गंदगी रहेगी किनारे पर जमी हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा उस किनारे पर किसी ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप लोग समुद्र किनारे दिखते होंगे, बालू का भित्ती दिखती होगी। ठीक है, बालू का भित्ती दिखती, समझ में आ रहा है आपको? तो जब बालू एक जगह दूसरी जगह
बह बह के आते रहता है। क्या होता है, उसका वहन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले वहन होता है, और वहन होने के बाद वो बालू जो होते हैं हवा द्वारा एक ही जगह पर क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह से टीले निर्माण हो जाती है, उसको कहते हैं बालू के टीले। और डेल्टा प्रदेश आप सबको मालूम है, जो समुद्र है, समुद्र के अंदर लहरें निर्माण होती है, और लहरें जब निर्माण होती है तो लहरें अपने साथ क्या करती है, छोटे छोटे बालू या छोटे छोटे पत्थर के कंकड़, ठीक है, पत्थर छोटे छोटे लेकर आती है, वहन करके लेकर आती है। उसको क्या करती है, समुद्र किनारे क्या करती है, उसका निक्षेपण कर देती है, और इससे वहां पर डेल्टा प्रदेश की क्या होती है, निर्मित हो जाती है। समझ में आ रहा है। चलो, डेल्टा प्रदेश मतलब ऐसा कि बीच में समुद्र रहेगा और उसके बाजू में क्या रहेगा, जमीन रहेगा, ठीक है। इस तरह से डेल्टा प्रदेश। यू आकारी घाटी, ये ज्यादातर के हिम नदियां जहाँ होती है, जहाँ पठार होते हैं, जहाँ से हिम नदियां बहती है, तो हिम नदियों से क्या होता है, हिम होता है, तो वो क्या करता है, उन चट्टानों को वहां पर क्षरण करता है, और दो चट्टानों के बीच में क्या करता है, जगह बना देता है, और वहां पर खड्डा दिखता है, और जब आप उसके सामने खड़े होगे तो आपको यू जैसा दिखेगा। मतलब बीच में क्या रहेगा, खड्डा रहेगा, और यहाँ पर जमीन रहेगा, यहाँ पर जमीन रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, खड्डा रहेगा। ये हिम नदियों द्वारा होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। ये चित्रों को निरीक्षण कीजिए, चित्रों की चट्टानों के स्वरूप का वर्णन कीजिए। चित्रों में चट्टान टूटी फूटी दरारों में पड़ी हुई, इस पर रंध्र दिखते हैं। आगे बहुत सारे चित्र दिए गए, इन चित्रों को हमको देखना है और हमको उसका मत बताना है किस लिए हुआ होगा। चित्र में एक शिल्प खराब हुआ दिख रहा है, इसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई, इस पर विचार कीजिए। आपको याद आने का कारण बताइए और अपने खोजे हुए कारणों की चर्चा कीजिए। आपके कौन से कारण सार्थक है, उसे शिक्षक द्वारा समझिए। ठीक है, मैं अलग अलग चट्टानें बताता हूँ और चट्टानों को बताने के बाद मैं उनका कारण बताता हूँ कि ये किसकी वजह से हुआ होगा। तो चलिए देख लेते हैं। आपको दो आकृति दिख रही होगी, पहला है गुब्दाकार टीले अपवर्णन और दूसरा है आपके पास खंडित विखंडित भौतिक अपक्षय। ठीक है, ये दोनों भौतिक अपक्षय हैं। ठीक है, एक किस लिए हो जाते हैं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि दिन में सूर्य प्रकाश ज्यादा होता है, दिन में क्या होता है, सूर्य प्रकाश ज्यादा होता है, और वहीं रात के समय मौसम कैसा होता है, ठंडा हो जाता है। दिन के समय गर्मी, रात के समय क्या होती है, ठंडी। इस तरह बदलते मौसम की वजह से मौसम में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होते रहता है, जिसकी वजह से चट्टानी क्या होती है, टूटने फूटने लग जाती है। समझ में आ रहा है, ये किसकी वजह से हुआ होगा स्टूडेंट्स। तो दिन के समय आपको मानो सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश की उष्मा की वजह से उसके अंदर गर्मी निर्माण होगी और तेज धूप की वजह से वो गर्म हो जाएंगे। लेकिन रात में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से तापमान बार बार बदली होता है, जिसकी वजह से वहां चट्टानों क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवर्णन होगा या भौतिक अपक्षय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की आकृति आपको देखने को मिल सकती है। चलिए आप आगे देखते हैं। चार आकृति दिख रही है, 1 2 3 और ये 4। ये किस लिए हुआ होगा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है समुद्र की लहरें आती, देखो ये किस लिए हुआ होगा, ये समुद्र की लहरें आती हैं, या तो आप लोग बोल सकते हो कि वहां पर रासायनिक अपक्षय होता है, मतलब वहां पर कार्बन जो रहेगा बहुत जमा रहेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाएंगे, जब पानी होगा तो वहां पर अभिक्रिया होगी, कार्बन की क्या होगी, यहाँ पर अभिक्रिया होगी, और जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, छोटे छोटे छिद्र निर्माण हो जाएंगे। बराबर यहाँ पर आप जैविक अपक्षय का उदाहरण देख सकते हो। यहाँ पर चींटी है, चींटी को आपको मालूम है वो चट्टानों या जमीन में क्या करती है, खड्डा कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर अलग ही चट्टान के निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जैविक अपक्षय होता है। तो आपको मालूम है जो कीड़े होते हैं, चींटियां होती है, जमीन को क्या क्या करती रहती हैं, खोदती रहती है, जिसकी वजह से चट्टानें क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। जब चट्टानें भंगुर हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, टूट के अलग हो जाएंगी। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब पढ़ के समझ लेते हैं। सब समझ लेते हैं कि अपक्षय किसे कहा जाता है। ठीक है, अपक्षय मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटना, कमजोर होना। पहली चीज, चट्टानों का या तो टूट जाना या तो चट्टानों का कमजोर होना। चट्टान मतलब पत्थरों से जो पहाड़ या तो पठार निर्मित हुए, वो उनकी बात हो रही है। चट्टानों का टूटना या कमजोर होना यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, चट्टानें टूटती हैं या कमजोर हो जाती है, ये प्रक्रिया क्या है, प्राकृतिक रूप से घटित होती है। इसे क्या कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। समझ में आ गया, चट्टानों का टूटना या तो उनका कमजोर हो जाना, इसे क्या कहा जाएगा, अपक्षय कहा जाएगा। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है, 3 प्रकार से अपक्षय होगा, या भौतिक कारण रहेगा उसका अपक्षय होने का, या तो रासायनिक कारण रहेगा अपक्षय होने का, या तो जैविक कारण रहेगा उसका अपक्षय होने का। अब जब भी इनका भौतिक अपक्षय होगा या रासायनिक अपक्षय होगा या जैविक अपक्षय होगा, उससे अलग अलग भूरूप तैयार हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो के अंदर सिर्फ भौतिक अपक्षय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक अपक्षय होता क्यों है, शुष्क मौसम और प्रदेश में भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। जहां शुष्क मौसम होता है, शुष्क मौसम जहां पर गर्मी वाला इलाका होता है, ठीक है, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सूर्य प्रकाश ज्यादा होता है, वहां पर भौतिक अपक्षय बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो नमी युक्त मौसम में रासायनिक अपक्षय ज्यादा होगा।
तो जहाँ पर गर्मी वाला इलाका रहेगा, जहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर भौतिक अपक्षय ज़्यादा दिखेगा, और जहाँ नमी मतलब हवा में जो पानी की बूंदें होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना, आर्द्रता, तब उस समय रासायनिक अपक्षय होगा। और सजीवों द्वारा जो अपक्षय होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैविक अपक्षय बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, मैं अपक्षय का मतलब बताया कि अपक्षय मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटना या तो कमजोर हो जाना, इससे हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय कब होगा स्टूडेंट्स, जब मौसम ज्यादा गर्म रहेगा, ठीक है, जब मौसम ज्यादा गर्मी रहेगी, जब मतलब गर्मी का इलाका जब रहेगा तब वहां पर भौतिक अपक्षय होगा। रासायनिक अपक्षय कब होगा, जब मौसम क्या होगा, नमी युक्त रहेगा, जब हवा में क्या होगा, पानी की बूंदें रहेंगी, ठीक है ना, बारिश का मौसम बोल दीजिए, ठंडी का मौसम बोल दीजिए, इस समय नमी युक्त मौसम होते हैं, तो इस समय जो अपक्षय होगा उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्षय। और जो अपक्षय सजीव द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सजीव द्वारा होने वाले अपक्षय को हम लोग बोलेंगे जैविक अपक्षय, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं भौतिक अपक्षय किसे कहा जाता है। यहाँ पर करके देखने के लिए बोला है, तो जो भी मैं बातें बोलूंगा उसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मान लीजिए ये सारी चीजें आप लोग खुद कर रहे हो, जब मैं बोलूंगा तो ऐसा सोचिए आप लोगों को कर रहे हो। एक प्याज लीजिए, आपने एक प्याज ले लिया, उसे बीचों बीच से क्या करो, काट दो। प्याज किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब प्याज को क्या करो, बीचों बीच से क्या करना है, उनको काट देना है। बीचों बीच से हमने क्या किया, प्याज को काट दिया। जब प्याज को काटोगे तो प्याज आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब उसमें तो ऊपर का जो छिलका रहेगा एक एक करके निकालते जाओ, कटे हुए भाग का निरीक्षण कीजिए। अब इस प्याज का हर एक छिलका अलग करने का प्रयास कीजिए। जब आप अलग करोगे तो उसका हर एक छिलका अलग होने के बाद वो कांच में वो जो प्याज रहेगा उस प्याज में खड्डे जैसी रचना तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसे भी, ये भी क्या है, एक तरह का अपक्षय ही है। ये क्या है, एक तरह का अपक्षय है। समझ में आ गया क्या, ठीक है। बस आपको समझा होगा कि प्याज का छिलका जैसे अलग होता है, जैसे जैसे प्याज का छिलका अलग होता है वैसे ही क्रिया प्रकृति में खुले हुए चट्टानों के साथ भी होती है। जैसे आपने प्याज के साथ किया है, ठीक उसी तरह की प्रक्रिया किसके साथ होती है, जो वातावरण में या प्रकृति में जो चट्टान खुले हुए उनके साथ भी ऐसे ही होती है। चट्टानों का खुला भाग अधिक तप्त होता है, चट्टानों का जो खुला भाग रहेगा वो ज्यादा तप्त रहेगा, बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, लेकिन उन चट्टानों के जो आंतरिक हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। उसकी अपेक्षा अंदर का भाग क्या होता है, ठंडा होता है। जो भी चट्टान रहेगा ऊपर का इलाका क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, क्योंकि ऊपर का इलाका सीधे सीधे किसके नियंत्रण में आता है, सूर्य के नीचे आ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ऊपर का इलाका क्या रहेगा, ज्यादा गर्म रहेगा, और जिसके विपरीत जो नीचे वाला इलाका रहेगा, चट्टान के अंदर वाला इलाका रहेगा, वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। समझ में आ रहा है। और इसलिए चट्टानों को ऊपरी छिलके के समय खुली हुई हो जाती है, ठीक है। अब ऊपरी हिस्सा क्या है, बहुत गर्म है, इसलिए चट्टान को ऊपर की परत छिलके के समान खुली हो जाती है। छिलके के समान क्या होती है, खुलने लगे, धीरे धीरे इसका क्या हो जाता है, चट्टान पूरी तरह टूट जाएगा, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपपरणन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, अपपरणन कहते हैं। सामने आकृति दिख रही होगी अपपरणन की, ये भी आप प्याज से इसकी तुलना कर सकते हो, क्योंकि ये जो इलाका दिख रहा है, जो हिस्सा दिख रहा है, ये सूर्य के नियंत्रण में आता है, या ऊपर वाला इलाका जो बहुत गर्मी वाले इलाके में आता है, जिसकी वजह से इसका अपक्षय हुआ है, और ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ, टूट के अलग हो गया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक पढ़ लेते, भौतिक अपक्षय। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। भौतिक अपक्षय मुख्य निम्न कारणों द्वारा होता है। अलग अलग कारण है, भौतिक अपक्षय होने के अलग अलग कारण है। पहला तापमान, दूसरा सघनीभवन, दूसरा स्पष्टिकों में वृद्धि, तीसरा दबाव से मुक्ति, और पांचवा है हमारे पास जल। तापमान मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तापमान आपको मालूम है कि तापमान कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी तापमान ज्यादा हो जाएगा, कभी तापमान ठंडा रहेगा, जिसकी वजह से बदलते तापमान की वजह से चट्टानों पर क्या होता है, तनाव निर्माण होता है। या जब तापमान ज्यादा हो जाएगा तो चट्टानों का क्या होगा, प्रसरण होगा। जब तापमान कम हो जाएगा तो चट्टानें क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। यह प्रक्रिया निरंतर चलने की वजह से चट्टानों का प्रसरण और सिकुड़न होने की वजह से चट्टानें क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, एक दूसरे से अलग हो जाती है, ठीक है ना। चट्टानों का यहाँ पर क्या होता है, अपक्षय हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हमारा सघनीभवन। सघनीभवन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक पठार है, ठीक है। इस पठार में क्या है, यहाँ पर इस तरह की घाटी निर्माण हुई है, ठीक है, इस तरह छेद है। अब बारिश आया, बारिश ने क्या किया, इसको पानी से क्या कर दिया, भर दिया। अब जब ठंडी का मौसम आएगा स्टूडेंट्स, जब ठंडी का मौसम आएगा तो यह पानी क्या हो जाएगा, इसका सघनीभवन हो जाएगा, मतलब पानी का रूपांतरण किसमें हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा। और आपको मालूम बर्फ जो होता है वो ज्यादा आकार घेरता है, बर्फ जो होता है वो आकार ज्यादा गिरता है, जिसकी वजह से इन चट्टानों पर क्या होगा, दबाव निर्माण हो जाएगा, और ये चट्टानें बीच में से क्या हो जाएंगी, टूटने लग जाएंगी, और चट्टानें टूट के अलग हो जाएंगी। समझ में आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे देखिए स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या होता है स्टूडेंट्स,
आप सभी को मालूम है जहाँ चट्टानें होती हैं वो लहरें आके जल से क्या करती है, टकराती है। जहाँ भी समुद्र रहेगा उसके आसपास जो भी चट्टान रहेगी तो समुद्र की लहरें आएंगी उससे टकराएंगी और टकरा टकरा के उस चट्टान को क्या कर देगी, अलग कर देंगी। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे समुद्र किनारे जैसे मुंबई में जुहू चौपाटी हो गया, मरीन लाइन हो गया, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा समुद्र किनारे बड़े बड़े इतने पत्थर लगाए जाते हैं। वो पत्थर क्यों लगाए जाते हैं, ऐसे ट्रायंगल शेप के रहते हैं, वो पत्थर क्यों लगाए जाते हैं? वो पत्थर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उसके आसपास की जो सड़कें या आसपास की जो चट्टान उनका क्षरण ना हो, जो भी लहरें आए इन पत्थरों से टकराकर वापस चली जाएं। इसलिए वहां पर अपक्षरण रोकने के लिए उन समुद्र किनारों पर इस तरह के बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। उसके बाद दबाव मुक्ति। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उसके नीचे जो छोटी चट्टानें होती है, बड़ी चट्टानें इन छोटी चट्टानों को क्या करती है, पकड़ के रखती है। ठीक है, पकड़ के रखती है मजबूती से। लेकिन जब ये चट्टान अपना दबाव मुक्त कर देंगी, मतलब दबाव हटा देंगी, तो नीचे वाली चट्टान क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी क्या हो गया, अपक्षरण हो गया। जल के वेग की वजह से, जल की प्रवाह की वजह से अगर किसी स्थान पर इसमें बहुत तेजी से बारिश होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत तेजी जब बारिश होती है तो जमीन में छोटे छोटे खड्डे दिखाई देते हैं। ठीक है ना। इसी तरह अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत तेज बारिश होती है तो उन बारिश का जो वेग रहेगा उन चट्टानों पर पड़ेगा और चट्टानों में धीरे धीरे छिद्र निर्माण होंगे और थोड़े दिनों के बाद चट्टानें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब तापमान पढ़ लेते हैं। भौतिक अपक्षय होने का कारण, पहला कारण है तापमान। तो बढ़ते तापमान का खनिजों पर प्रभाव पड़ता है। सही बात है, जब तापमान बढ़ेगा तो वहां पर जो खनिज रहेंगे, वहां पर जो चट्टान रहेंगे उस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण हमें निहित खनिजों का प्रसरण होता है और जिसकी वजह खनिजें क्या हो जाएंगी, प्रसरण मतलब फैल जाना या चौड़ा हो जाना। कम तापमान की वजह से वो सिकुड़ जाएंगी। पहले चौड़ा हो गया, अब जब तापमान कम हुआ तो क्या होगा, सिकुड़ गया। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जिसकी वजह से चट्टानों पर दबाव निर्माण होगा, चट्टानें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी और छिन्न भिन्न होकर अलग हो जाएंगी। यह प्रक्रिया ज्यादातर के उष्ण रेगिस्तान वाले इलाके में होता है। मरुस्थल इलाका जो राजस्थान का इलाका है या हम लोग बोल सकते पंजाब का दक्षिणी इलाका है, वहां पर ये सारी प्रक्रियाएं ज्यादा होती हुई दिखाई देती है। ठीक है। निरंतर प्रसरण संकुचन के कारण चट्टानों के कणों के तनाव निर्माण होता है। चट्टानों में निहित खनिजों द्वारा तापमान में अंतर हुआ प्रतिसाद भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, निरंतर ये प्रक्रिया होती है और ये जो प्रतिसाद रहेगा, प्रतिसाद मतलब प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया रहेगी हर बार अलग अलग होगी। ठीक है, कुछ खनिजों का अधिक मात्रा में प्रसरण होता है तो कुछ खनिजों का कम मात्रा में। कुछ खनिज रहेंगे, कुछ चट्टान रहेंगे जिनका प्रसरण बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कुछ चट्टानों या कुछ खनिजों का प्रसरण क्या होगा, बहुत कम होगा। इस कारण चट्टानों कणों में निर्माण होने वाला तनाव कम अधिक होता है। जो चट्टानों कण है उसके अंदर जो तनाव है वो कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह चट्टानों में दरार निर्माण हो जाए, चट्टानें टूट जाएंगी। ठीक है। प्रतिदिन तापमान कक्षा अधिक होता है। जिस प्रदेश में तापमान कक्षा बहुत ज्यादा होता है, मतलब जहां पर गर्मी का इलाका बहुत ज्यादा होता है, जैसे रेगिस्तान का इलाका या उत्तर भारतीय मैदान आप बोल सकते हो, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे इलाकों में यह तापमान की वजह से भौतिक अपक्षय होता हुआ दिखाई देता है। अब आगे देखिए, तुषार, घनीभूत जल का आकार मन बढ़ जाता है। घनीभूत जल मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब जल कहीं जमा रहेगा और ठंडी के मौसम में जल क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, घनीभूत कहा जाता है। मतलब जल का रूपांतरण किसमें हो जाना, बर्फ में हो जाना। जब जल का रूपांतरण बर्फ में हो जाएगा स्टूडेंट्स तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब ये बर्फ बनता कहाँ पर है, जिस इलाके का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है तो पानी का रूपांतरण किसमें होने लग जाता है, बर्फ में हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तुषार कहा जाता है। ऐसा होता है, वहां चट्टानों की दरारों में स्थित जल का बर्फ बन जाने के कारण आकार बढ़ जाता है। ठीक है, वहां जो भी चट्टानें रहेंगी, इस तरह चट्टानें रहेंगी, यहाँ पर जो पानी रहेगा उसका रूपांतरण किसमें हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा, और बर्फ क्या करेगा, इन दोनों चट्टानों पर क्या करेगा, दबाव निर्माण करेगा, जिसकी वजह से चट्टानें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, जिससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है, चट्टानें छिन्न भिन्न होकर टूट जाती है, चट्टानें छिन्न भिन्न होकर टूट जाएंगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला भौतिक अपक्षय होने का कारण है रासायनिक घटकों का विद्राव्यता और स्पष्टीकरण। समुद्र तट पर जहां चट्टानों का भाग होता है वहां समुद्री लहरों का जल टकराता है। सही बात है, मतलब ये समुद्र मान लीजिए और यहाँ पर चट्टान है, तो यहाँ समुद्र की लहरों का जो जल रहेगा वो चट्टानों से क्या करेगा, टकराएगा। सागरी जल के तुषार चट्टानों से टकराते। सागरी जल के तुषार मतलब जब सागर में, मतलब जब सागरी जल मतलब जब वहां पर तापमान कम हो जाएगा तो सागरी जल का निर्माण किसमें हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा, और वो जो तुषार रहेंगे वो जाकर चट्टानों से क्या करेंगे, टकराएंगे। ये जल लवणयुक्त होते हैं। आप सभी को मालूम है जो समुद्री पानी होता है वो लवण होता है, मतलब खारा होता है, लवणयुक्त होते हैं, जिससे वे लवण क्या होते हैं, वो चट्टानों में थोड़ा बहुत क्या होता है, रिस जाता है, वो चट्टानों में थोड़ा बहुत घुस जाता है, मतलब उसके अंदर समावेश हो जाता है। सूर्य की गर्मी से जल का वाष्पीकरण हो जाता है। ये जो पानी जब चट्टानों में घुस जाएगा तो सूर्य की गर्मी से
वजह से जो पानी है वो तो सूर्य प्रकाश की वजह से उड़ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो क्या बोलते हैं लवण रहेगा, वो लवण तो ऐसे ही बचा रहेगा ना। अब वो क्या करेगा, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया करेगा और स्पष्टीकरण होगा उसका। स्पष्टिकी अधिक जगह व्याप्त करता है, जो स्पष्टिकी रहेगा वो ज़्यादा जगह व्याप्त करेगा। स्पष्टिकी मतलब वो जो लवण युक्त जल था उससे स्पष्टिकी तैयार हुआ है। स्पष्टिकी अधिक जगह व्याप्त करता है, इससे चट्टानों में दबाव निर्माण होता है। चट्टानों के ऊपर रंध्र छिद्र जैसे हो जाते हैं, चट्टानों पर छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे। आगे मैं आकृति दिखाऊंगा आपको। परिणाम स्वरूप चट्टानों का भाग मधुमक्खी जैसा हो जाएगा, मतलब ये चट्टान है, इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, छिद्र बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये किसकी वजह से होता है, पानी, सागरी पानी जल की वजह से होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप लोगों को डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा, ये समुद्र के करीब का जो चट्टान रहा होगा और इसके अंदर जो समुद्र जल का पानी रहेगा, सागर जल का पानी रहेगा, वहां पर अटक गया होगा और इसके वजह से पानी का क्या वाष्पीभवन होकर पानी तो ऊपर उड़ गया, लेकिन उसके अंदर से जो लवण थे उन लवण ने क्या किया, यहाँ पर अभिक्रिया किया और स्पष्टिकी निर्माण कर, छोटे छोटे स्पष्टीकरण मतलब छोटे छोटे छिद्र बना देना, और ये मधुमक्खी के छत्ते की भांति दिखने लग जाते हैं और इस तरह से चट्टानों का वहां पर क्षरण होता है। इस तरह की आकृति आप जब समुद्र किनारे कभी घूमने जाओगे, मरीन लाइन या कहीं भी घूमने जाओगे, तो आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब दबाव मुक्ति, ये क्या है, भौतिक अपक्षा होने का एक कारण है। दबाव मुक्त मैंने स्टूडेंट्स पहले बता दी। मान लीजिए आपके पास बड़ा चट्टान है और उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा चट्टान है, तो बड़ा चट्टान ने क्या किया, इसको क्या कर दिया, अपने साथ पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन जब बड़ा वाला चट्टान का दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो छोटा वाला चट्टान क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। इस तरह भी चट्टानों का क्या होता है, अपक्षय होता है और चट्टानें अलग हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि चट्टानों में केवल तापमान, स्पष्टिकों का बढ़ना, जल का रिसना क्रियाओं की वजह से ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो चट्टानों का जो अपक्षरण होता है वो सिर्फ तापमान बढ़ने की वजह से या जल के रिसने की वजह से होता है। चट्टानों के ऊपर की परतों का दबाव निचले अथवा अंदर की परतों तक होता है। जो चट्टान के ऊपर की परत होती है उनका दबाव जो होता है वो निचले परत तक होता है। यह दबाव समाप्त होने पर ही अंदर की परतें, निचला स्तर तनाव रहित होता है। इन्हीं कारणों से क्या होता है, अपक्षय होता है। अब ऊपर के परत का जो दबाव कम हो जाएगा तो नीचे वाले परत क्या हो जाएगी, उससे अलग हो जाएंगे और इस तरह यहाँ पर क्या हो गया, अपक्षय हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला कारण पढ़ लेते हैं भौतिक अपक्षय का, जो है जल। तो स्टूडेंट्स अगला कारण है भौतिक अपक्षय होने का जल। कुछ प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है, सही बात है, जैसे चेरापूंजी हो गया, वहाँ पर साल के 12 महीने वर्षा होती है। पूर्वी भारत, असम, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, या हम लोग बोल सकते हैं पश्चिमी घाट पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो भारत के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे प्रदेशों में केवल जल रिसने से ही विविध प्रकार की चट्टानें अपक्षय होता है। केवल जल की वजह से बहुत सारा अपक्षय हो जाता है। बालुकाश्म आदि चट्टानें, आगे मैं बताने वाला उसका एग्जाम्पल, संपीड़न। ये चट्टानें केवल बालू के कण एकत्रित आकर उस पर दबाव डालते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बालू के कण क्या करेंगे, वो चट्टानों पर दबाव डालेंगे। जब चट्टानों पर दबाव डालेंगे, चट्टानें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। बालू के कण आपको समझता होगा, कीचड़ जैसे पदार्थ से भी बालू के कण एक साथ आते हैं। कीचड़ के साथ भी बालू के कण एक साथ आ जाएंगे और वहीं पर क्या रहेंगे, जमा रहेंगे, और बाद में उस बालू के, वो जो कीचड़ है, उस कीचड़ का पानी तो सूर्य प्रकाश की वजह से उड़ जाएगा, लेकिन उस कीचड़ के जो बालू रहेंगे वो उन चट्टानों पर दबाव निर्माण करेंगे, चट्टानें क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ऐसे चट्टानों में जल रिश्ते हैं और एक साथ आए हुए बालू के कण क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये कण मूल चट्टान से अलग होने लग जाते हैं। वो जो कण रहेंगे वो मूल चट्टान से क्या हो जाएंगे, अलग होने लग जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं, कणात्मक अपक्षय बोलते हैं। देख लो यहाँ पर कण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये छोटे छोटे कण बालू के रूप में क्या हो जाएंगे, वहां से अलग हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख सकते हो, हाथ में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे अपक्षय होते हैं जो तापमान और जल दोनों की वजह से होते हैं। कुछ अपक्षय होते हैं, कुछ भौतिक अपक्षय हैं जो तापमान और जल दोनों की वजह से होते हैं। ठीक है, कुछ समय तापमान और जल इन दोनों घटकों से अपक्षय होता है। ठीक है, तापमान भिन्नता के कारण आपको मालूम है तापमान कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, जिसके चट्टानें क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ऊपर मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आगे की पीछे आगे। चट्टानों का सिकुड़ना, प्रसरण होना, उनके जोड़ दरारें चौड़ी हो जाना, इनमें जल संचित होकर चट्टानें बड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, पहले तापमान की वजह से चट्टानें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। अब इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा। पानी जमा होने के बाद आपको मालूम है वहां पर तुषार निर्माण होगा, बर्फ निर्माण होगा, और बर्फ के दबाव की वजह से चट्टानें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। इस अपक्षय को छिन्न भिन्न अपक्षय कहते हैं। इस अपक्षय को हम लोग क्या बोलेंगे, छिन्न भिन्न, क्योंकि यहाँ पर चट्टानें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतनी। आज की वीडियो में हमने समझा कि अपक्षय क्या होता है। ठीक है, बाह्य प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, बाह्य प्रक्रिया भाग 1, उसके अंदर समझा अपक्षय क्या होता है। और अपक्षय हमने 3 प्रकार देखे। ठीक है, भौतिक अपक्षय,
रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो उन तीनों प्रकार में से आज की वीडियो में हमने सिर्फ भौतिक अपक्षय के बारे में अध्ययन किया हुआ है। आने वाली वीडियो में आपको रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय के बारे में बता दूंगा। यदि आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।